जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 5.4 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके बारे में जो चीज़ जान सकते हैं सब कुछ जानेंगे। ठीक है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इतना हेक्टेयर एरिया को ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये एक स्कीम है जिसके तहत हम लोग बहुत सारे एरिया को हम लोग ऑर्गेनिक घोषित कर सकते हैं। तो ये डेटा दिया हुआ 14,491, बिल्कुल याद रहेगा नहीं तो इसको हम इग्नोर करना है। ये वाला बस स्कीम याद रखना है, ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम के यूज करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, तो वो ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक है, वहाँ पर बहुत ही कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी इस वाले स्कीम का यूज करके बहुत सारा बड़ा बड़ा एरिया को हम लोग ऑर्गेनिक घोषित कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये सारे एरिया को हम लोग ऑर्गेनिक ये वाला स्कीम के तहत घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस डायरेक्टली अगर हम कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। लेकिन जो एरिया अगर ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक है तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये एरिया ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक है, मतलब मोस्टली ऑर्गेनिक है। तो लेकिन झारखंड एरिया, बिहार एरिया, उत्तर प्रदेश, इस सब एरिया में बहुत हद तक केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, तो इसको इस एरिया को इस स्कीम के तहत नहीं लाया जा सकता। देखिए यहाँ पर दिया गया कि परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये बहुत ही फेमस स्कीम है और इसके बारे में आगे दिया हुआ है। तो आपको नाम से समझ में आता है परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल किस तरीके से कृषि को हम लोग विकास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो स्कीम था ना, ये जो स्कीम है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, LAC स्कीम, तो इस स्कीम के तहत जैसे कि अगर आपको नॉर्मली अपना खेत को ऑर्गेनिकली कन्वर्ट करना होता है ना, तो 3 साल लगता है। और मतलब केमिकली फ्री मतलब ऑर्गेनिक अगर आपको ब्रांड बनाना है अपने खेत को, तो आपको 3 साल लगता है केमिकल से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने के लिए कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली आपका खेत ऑर्गेनिक हो जाएगा, उससे आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो जाएगा, तो उसके लिए 3 साल लगता है। लेकिन LAC स्कीम जिसे मैंने बताया कि अगर कोई एरिया ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक है तो उसको डायरेक्टली बिना कोई कन्वर्जन पीरियड का वेट किए आपको सर्टिफिकेशन दे देगा कि हाँ भाई आप ऑर्गेनिक हो। ठीक है, ऑर्गेनिक फील्ड है आपका। ठीक है, ये एक पॉइंट है। सर्टिफिकेशन इज रिन्यूड ऑन एनुअल बेसिस, ये एक पॉइंट है कि हर साल आपका सर्टिफिकेशन रिन्यू होगा। ठीक है, एनुअली वेरीफाई होगा। ओके, सो मूविंग अहेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेटा से हम लोग शुरू करना चाहिए। डेफिनेशन बहुत ही चीप लगेगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेसिकली देखिए यूपीएससी इतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे कि बताओ भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि अगर ये 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रहता है तो आप ना इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारे चैलेंजेस आप ड्राइव कर सकते हो। मेंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, हम लोग को ऑर्गेनिक मैटर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद रिलेटिवली इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट जो होता है ना आपका जो भी नाइट्रोजन का यूज करते हैं आप, तो वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्युबल हुआ तो ग्राउंड में पर्कुलेट कर जाएगा, फिर हमारा ग्राउंड वाटर में चल जाएगा, तो फिर वो दिक्कत करेगा। रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जो भी हम लोग जो पंजाब में जो खेत जला देते हैं ना, तो वो नहीं करना है आपको। खेत को काट करके जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको काट करके आप उसको बायोफ्यूल बनाइए और बायोफ्यूल बनाने में यूज कीजिए बेसिकली। ठीक है, वीड डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल, ये भी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है। एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब कि गाय बकरी, ठीक है, उनका जो ब्रीडिंग है, रियरिंग है, ये सब कीजिए ऑर्गेनिक तरीके से कीजिए। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम ऑन दी वाइडर एनवायरनमेंट, ठीक है, तो आप क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि देखिए हम लोग पिछले टॉपिक में क्या पढ़े थे, मीथेन रिलीज होता है एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिकली यूज कर रहे हैं तो हम लोग किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करने के लिए किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करें, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए इससे आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर पहुंच गए, फिर मीथेन के ऊपर पहुंच गए, इस तरीके से आपको पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। अगर आपको कुछ एक 6 पॉइंट याद रहता है तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब पॉइंट को अगर आप याद नहीं रखते हो तो बेनिफिट्स में बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, डेटा के साथ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि बेनिफिट्स याद कर लीजिए कि बेनिफिट्स किस तरीके से होता है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी पूछेगा आपको बेनिफिट्स बताइए, इम्पैक्ट बताइए, ये सब पूछता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं पूछेगा भाई।
अब देखिए हेल्थ फूड में आते हैं, हेल्दी फूड में आते हैं। जैसे बेनिफिट्स में आते हैं कि क्योंकि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड जो होता है हेल्दी होता है। हेल्दी क्यों होता है? क्योंकि उसमें टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज़्यादा होता है। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी क्या हुआ, मान लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपका ना जैसे घाव हो गया है तो घाव जल्दी भर जाएगा, मतलब आपका हीलिंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक जैसे बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे कि अगर कोई कैटरपिलर है या फिर मान लीजिए कि एक अंडा से बच्चा निकलने वाला है और आप माया करके दया करके वो उसका अंडा फोड़ देते हैं ताकि वो ईजिली निकल जाए। ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है निकलने के लिए और आप उसका अंडा फोड़ देते हैं ताकि वो ईजिली निकल जाए। तो क्या होता है, बच्चा निकल के कमज़ोर पैदा होता है क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं किया बाहर आने के लिए, आप उसको आसान कर दिए, वो कमज़ोर पैदा होगा तो वो मर जाएगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, आपका दया के कारण बच्चा मर गया। ठीक है, तो वही चीज़ प्लांट के साथ होता है। अगर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, और हम उसको इजीली नाइट्रोजन दे देते हैं तो वो बड़ा होकर के उसमें जो खासियत होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं किया है नाइट्रोजन के लिए, तो उसमें जो खासियत होना चाहिए वो नहीं होता है। तो वही खासियत जो हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट वो उसमें कम बनता है क्योंकि उसने स्ट्रगल नहीं किया। अगर उसने स्ट्रगल किया होता तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा बनता और वो एंटीऑक्सीडेंट हमारे में ज़्यादा आता तो हमारे भी हीलिंग पावर ज़्यादा बढ़ती और हम ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते, हम लोग स्ट्रांग होते। ठीक है, तो ये हेल्दी फूड का आप लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, सॉइल क्वालिटी बढ़ेगा, बहुत ही कॉमन सी पॉइंट है, सॉइल क्वालिटी अच्छा होगा। रिड्यूस्ड पॉल्यूशन, जो भी हमने बताया ना कि अंदर अगर चल जाता है परकुलेट हो जाएगा। देखिए रिड्यूस्ड पॉल्यूशन आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ये 6 याद आएगा तो आप सब कुछ कर सकते हो, तो इससे आप रिड्यूस्ड पॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट रहा और परकुलेट करके ग्राउंड में तो फिर हमारा अंडरग्राउंड वाटर को खराब करेगा वो। ठीक है, लो इंसिडेंस ऑफ पेस्ट, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिकली यूज़ करते हो तो आपको जो भी कीड़ा मकोड़ा वो भी कम आएगा, क्योंकि आपका जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट, अगर आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है तो आपका प्लांट जो है मजबूत है तो कीड़ा मकोड़ा कम आएगा। ठीक है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि सॉइल का ना वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, या मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाता है अगर आप ऑर्गेनिकली यूज़ करते हो तो। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिकली जो चीज़ें होती हैं ना वो वाटर को रिटेन कर पाती है। जो अगर आप फर्टिलाइजर बहुत सारा यूज़ कीजिएगा तो सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी घट जाता है। ठीक है, लो एनर्जी यूज, आप इसमें ना नाइट्रोजन किसी क्रॉप में बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन अगर आप कवर क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, कवर क्रॉप्स का मतलब होता है, मान लीजिए कि अभी जनवरी में आप मान लेते हैं कि जनवरी में आप चावल या फिर गेहूँ लगाएं, मान लेते हैं जनवरी में आप गेहूँ लगाएं और आपको फिर फरवरी में फिर से गेहूँ लगाना है, मान लेते हैं। तो अगर आप जनवरी में गेहूँ लगाएं और मार्च में फिर से गेहूँ लगाना है, तो आप अगर फरवरी में कोई ऐसा क्रॉप लगा देते हैं जो गेहूं का रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे तो उसको बोलते हैं कवर क्रॉप्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लो एनर्जी यूज का मतलब है कि कवर क्रॉप्स लगा दीजिएगा आप बीच में, तो आपका जो भी नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कॉर्न मतलब आपका होता है भुट्टा। ठीक है, कॉर्न का एग्जांपल दिया हुआ, तो कॉर्न का जो रिक्वायरमेंट है कवर क्रॉप्स पूरा कर देगा, तो इससे आपका काम हो जाएगा। आपको इसमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्टिलाइजर भी तो बहुत महंगा आता है ना भाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इन द लॉन्ग रन द इनपुट कॉस्ट डिक्रीजेस इन द लॉन्ग रन, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, लॉन्ग रन में इनपुट कॉस्ट घट जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह हम लोग को देना नहीं पड़ता। ठीक है, यील्ड ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स इंप्रूव्स, बेसिकली बहुत ही सिंपल बात है कि हम लोग का यील्ड बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर्स में लेबर बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेस्टिसाइड में क्या होता है ना, मतलब केमिकली जो करते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग पेस्टिसाइड नहीं छिड़क सकते, हम लोग को जो भी वीड अगर उग गया है, थोड़ा बहुत ही उगता है लेकिन थोड़ा बहुत तो उगता है ना भाई, तो उसमें हम लोग पेस्टिसाइड नहीं छिड़ सकते हैं, तो उसमें हम लोग को हाथ से जाके उखड़ना पड़ता है, तो ये लेबर इंटेंसिव चीज़ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप नेगेटिव में भी डाल सकते हो, पॉजिटिव में भी डाल सकते हो। पॉजिटिव में डाल देना है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, नेगेटिव में डाल दो कि हमारा कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, इको टूरिज्म बहुत फेमस हो गया आजकल, क्योंकि देखिए आप इको टूरिज्म इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन आप इटली का भी एग्जांपल दे सकते हैं, इटली में बहुत ज़्यादा फेमस है इको टूरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर में एक चीज़ था, मैं दिखा देता हूँ आपको।
या देखिए स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन दिया हुआ था, लेकिन सॉरी आगे दिया हुआ था, तो उससे हम लोग को शुरू नहीं करना है, हमें डेटा से शुरू करना है। देखिए इंडिया ने 2.75 मिलियन मेट्रिक टन 19-20 में प्रोड्यूस किया है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ये इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप ये लिखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये वाला एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रोज बाय 51% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। क्या मज़ेदार पॉइंट है, बहुत 51% से ग्रो किया है कोई बिजनेस, मतलब कितना ज़्यादा पोटेंशियल है उस बिजनेस में, आप इसका अंदाज लगा सकते हो। ठीक है, सिक्किम जो है फर्स्ट स्टेट बना था और फुल्ली ऑर्गेनिक, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है तो ये आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो इससे आप शुरू कर सकते हो, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अब देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यहाँ पर देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अंडर में बताया गया कि नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये क्या चीज़ है, देखिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट एक्शन जो था हमारा, ठीक है, जो इसका हम लोग इस्तेमाल हर जगह करते हैं, इसके अंदर 9 मिशन थे। ठीक है, 9 मिशन में देखिए बहुत सारे मिशन थे उसमें, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल बायो एनर्जी मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, ऐसे बहुत सारे मिशन थे, 9 मिशन थे। तो इसमें से एक मिशन ये भी था कि एग्रीकल्चर को हम लोग को सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि हम लोग को विलेज को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के लिए एक तो मतलब विलेज को एक क्लस्टर में कर देंगे कि 4-5 विलेज मिलकर एक क्लस्टर हो गया भाई। तो अभी क्लस्टर बन गया है तो आप लोग अच्छे से उसको मार्केट कर पाइएगा, क्योंकि आप बड़ा हो गए हैं और बड़ा लोग आसानी से मार्केट कर सकते हैं, ज़्यादा सामान रहेगा तो आसानी से हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली क्लस्टर बनाने पे फोकस था इसका, और ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस होना चाहिए क्लस्टर, मतलब जो भी प्रोड्यूस है। ठीक है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो MOVCD, तो ये वाला पॉइंट था, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर होता है और जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड है ना, वो बेसिकली हमारा मेट्रो सिटी में डिपेंडेंट होता है। नॉर्मल लोग तो बोलते हैं हाँ भाई हम खा दे रहे खाना खा लेंगे, भाई इतना महंगा हम लोग से खाना खरीदा नहीं जाएगा, नॉर्मली खाना खाते हैं, ठीक है 2 साल पहले मर जाएंगे कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली मेट्रो एरिया में डिमांड होता है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं वो लोग ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड खाते हैं। तो और नॉर्थ ईस्ट रीजन के आसपास मेट्रो सिटी तो है नहीं, तो वहाँ से आपको कोलकाता या दिल्ली या मुंबई लाने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिकली ग्रोवर्स और कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए ये वाला स्कीम था। और ये बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मोटो है, आप बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज़ लिखना, एक स्कीम के अंडर में एक पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, यही तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि स्कीम तो सब लोग लिखेंगे ना कोई स्कीम का नाम तो सब लोग लिखेंगे, लेकिन आपको डिफरेंशिएट होना है अपने आंसर्स में, तो आपको स्कीम के बारे में कोई एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, ये पिछले टॉपिक में भी देखे थे हम लोग, बहुत बार ये आता है सॉइल हेल्थ कार्ड। ये बेसिकली आपका न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन देगा, कितना न्यूट्रिएंट है आपके सॉइल में, वो बेसिकली आपको बताएगा ये। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। पिछले टॉपिक में देखे थे कि हम लोग का ऊपर था एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के ऊपर, पूरा टॉपिक ही था। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो मैंने डाला है इसके ऊपर, तो आप ये देख सकते हैं इसका वीडियो। इट फोकसेस बेसिकली ऑन मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं आप, पूरा डिटेल में मैंने बताया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप जीरो बजट में बेसिकली मतलब आप बाहर से कुछ नहीं खरीद रहे हैं, आप एकदम जीरो बजट रखे हैं, बाहर से कुछ नहीं खरीदना, सिर्फ बना रहे हैं और बेच रहे हैं। किस तरीके से, मान लीजिए कि आपको फार्मिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक बार आपका इनपुट कॉस्ट लगेगा, जो भी ट्रैक्टर वगैरह है, एक बार लग गया, उसके बाद आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, एकदम जीरो बजट। क्योंकि ये देखिए, मान लीजिए आप मछली पाले हैं, ठीक है, तो मछली क्या करती है, मछली जो टॉयलेट करती है ना, उसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो अगर बहुत सारा मछली रहेगी, अगर उसमें टॉयलेट करेगी तो उसमें पानी में नाइट्रोजन आ जाएगा, और प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, तो वो पानी को आप प्लांट में डाल दीजिए, समझ रहे हो, वो पानी को आप प्लांट में डाल दीजिए, तो प्लांट का जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। फिर जब प्लांट बढ़ेगा तो आप उसको बेच दीजिए, ठीक है, और मछली भी बेच सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत लोग कहते हैं अभी बहुत लो और करें तो और मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ नेशनल प्रोग्राम फॉर, एक सेकंड में आगे देख लेता हूँ उसमें और क्या किया, अच्छा कुछ नहीं है तो देख लेते हैं यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ये बेसिकली दो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम NPOP है और एक PGS इंडिया। दो तरीके से आप ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड को सर्टिफाई कर सकते हो, दो तरीके से। तो एक जो है ये 2001 में अडॉप्ट किया गया था, और ये
अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि अगर आप ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको एक तीसरा पार्टी से आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट तीसरा पार्टी से सर्टिफाई करना पड़ेगा। और इसमें 28 दिया हुआ, मतलब इस प्रोग्राम के अंडर 28 थर्ड पार्टी को सर्टिफाई किया गया कि हाँ भाई आप लोग सर्टिफाई करने का, मतलब उनको पावर दिया गया बेसिकली कि आप लोग बताओगे कि ये जो बंदा है, ये जो बनाया है कितना अच्छा बनाया है, ये मतलब ये टैग लेने के लायक है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ड्रॉबैक है बेसिकली ये है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, और हर साल करना पड़ता है। और दूसरा कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो सिर्फ बड़े बड़े कंपनी कर सकती है, छोटे मोटे फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यूरोपियन कमीशन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, मतलब बहुत सारे देश इस वाले टैग को अच्छा मानते हैं और जो फार्मर के पास ये वाला टैग होता है उसी से सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ड्रॉबैक है क्योंकि फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, पीजीएस सिस्टम। ठीक है, पीजीएस सिस्टम, तो ये 38 कंट्रीज इसको अडॉप्ट किए। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ये वाला लेके आया था, 2018 में लेके आया था। ठीक है, 2018 में इस वाले चीज़ को, इस वाले स्कीम को लेकर के आया था। ठीक है, और इसमें एक ये फंडा ये है कि 5 से ज़्यादा ग्रोवर को एक क्लस्टर में कर देगी, एक ग्रुप में कर देगी और उनका सामान खरीदेगी और उनको टैग देगी। ठीक है, बेसिकली इसमें 6646 ग्रुप को इसमें ये रजिस्टर किया गया है और उसमें 2.1 लाख फार्मर कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि फार्मर्स आर ऑफन ट्रेंड बैडली, फार्मर्स को ट्रेंड नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यूरोपियन एंड यूएस मार्केट्स आर बिग मार्केट्स और ये इस वाले सिस्टम को नहीं मानते हैं, ये इस वाले सिस्टम को मानते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो फार्मर्स है ना, ये प्रोसेसर्स को भी नहीं बेच सकते। एनपीओपी सर्टिफाइड प्रोसेसर, मतलब जो प्रोसेसर जो है, इस मान लीजिए कि कोई बंदा आलू खरीद के लेज बनाता है तो उसको बोलेंगे प्रोसेसर। ठीक है, मतलब फूड को प्रोसेस करता है। तो कोई बंदा अगर इस वाले स्कीम से ये सर्टिफाइड है कि हाँ, एनपीओपी बोला कि हाँ भाई ये लेजिटिमेट प्रोसेसर है, तो वो बंदा ना, जो फार्मर पीजीएस सिस्टम से सर्टिफाइड है उससे सामान नहीं खरीदेगा। अगर एनपीओपी से सर्टिफाइड है तो एनपीओपी वाला फार्मर से ही खरीदेगा। ठीक है, और अगर पीजीएस से सर्टिफाइड है तो पीजीएस वाले फार्मर से ही खरीदेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर डिमांड का भी इशू है क्योंकि ये 38 कंट्री है, लेकिन मेन कंट्री तो भाई इसको बाहर रखा है, मेन कंट्री तो इसको मानता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू है इस वाले। तो ये दो तरीका है सर्टिफाई करने का। ठीक है, अब चैलेंजेस में आते हैं। जो भी चैलेंजेस ऊपर देखें, सर्टिफिकेशन वाला चैलेंजेस सब सारे इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओनली 2% ऑफ द लैंड इज ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड। ठीक है, ओनली 2%। आप ये डेटा याद कर लीजिए कि 140 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारा नेट सोन एरिया है पूरा कंट्री में। ठीक है, पूरा कंट्री में ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो 2% याद रखो तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू हाई इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि ऑर्गेनिकली आप अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आपका पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इमीडिएट इनकम, आपका तुरंत जो है ना, मैंने बताया था कि 3 साल लगता है आपको कंप्लीटली ऑर्गेनिकली कन्वर्ट करने में। तो 3 साल में ना आपको पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल लॉस होगा, लिटरली लॉस होगा। उसके बाद से आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, उसके बाद से आपका वैल्यू बढ़ेगा, उसके बाद से आपका प्राइस मिलेगा अच्छा, लेकिन 3 साल तक लॉस होगा। तो बहुत सारे फार्मर 3 साल का लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फार्मर्स तो ऑलरेडी गरीब है, लॉस कैसे बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, बड़े फार्मर्स ठीक है समझ सकते हैं, लेकिन छोटे फार्मर्स का दिक्कत ही है। ठीक है, डिस्पैरिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि हम लोग को मालूम है जो मेट्रोज में इसका बहुत ही डिमांड है, नॉर्मली डिमांड होता नहीं है इसका। मतलब गाँव के लोग थोड़ी ना भाई 800 रुपये किलो टमाटर खरीदेंगे, तो इस तरीके की चीज़ है। तो 800 रुपये किलो तो अंबानी खरीद सकता है, हम लोग तो खरीद नहीं सकते ना। गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, लेकिन ऑर्गेनिक इनपुट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी का। कंफ्यूज सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो मैंने बताया कि ऊपर में एनपीओपी और पीजीएस सिस्टम तक कंफ्यूजन है उसमें। और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन पॉलिसी है, कस्टमर को जो है भरोसा नहीं कि हाँ भाई ये तो बोल रहा है ऑर्गेनिक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। फेक भी तो दे सकता है, फेक लगा देगा, मतलब केमिकली प्रोड्यूस टमाटर में फेक लगा देगा कि हाँ भाई ऑर्गेनिक है और मेरे से 20 रुपये ज़्यादा ले लेगा, दिक्कत है भाई ये। हाई प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, मतलब दाम ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग मालूम है प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, दाम तो ये नॉर्मल कंज्यूमर के लिए दिक्कत होता है। लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बायो मैन्यूर्स। ठीक है, तो वो तो बोला गया है कि हाँ भाई आपको गोबर यूज़ करना है, मतलब जो भी नॉन केमिकल यूज़ करना, मतलब केमिकल यूज़ नहीं करना। तो जो आप मान लीजिए गोबर यूज़ करते हैं फिर कुछ और यूज़ करते हैं, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए वो सेट नहीं किया गया, एक दिक्कत है ये है।
अब देखिए वे फॉरवर्ड जैसे कि हम लोग का एक पिछले पिछले बार एक टॉपिक पढ़ते हैं, वन नेशन वन स्टैंडर्ड करके, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। तो ये वाला पॉइंट को ना हम हर जगह यूज कर सकते हैं। देखिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड, हर चीज में हम लोग को वन स्टैंडर्ड चाहिए, वन स्टैंडर्ड चाहिए, और उस वाले पॉइंट में जितने भी बेनिफिट्स थे हम लोग सब उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें बोला कि स्वच्छ फूड, जिस तरीके से हम लोग स्वच्छ भारत का जो अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, उसी तरीके से स्वच्छ फूड का अगर कैंपेन चलाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्मार्ट ट्रांसपोर्ट एंड डेडिकेटेड चैनल्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि हम लोग देखे थे इश्यूज में देखे थे कि अच्छे से सप्लाई चेन नहीं है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बनता है और इधर मेट्रो सिटी में डिमांड है, तो बहुत ही अच्छे से सप्लाई चेन नहीं है, तो सप्लाई चेन बढ़ाने की जरूरत है। पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर ऑर्गेनिक इनपुट मैनेजमेंट, जो भी हमने देखा यहाँ पर कि इनपुट मैनेजमेंट, इनपुट के लिए अपना पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी बनाना है उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ एक पॉइंट है कि डेवलप ट्रस्ट अमंग कस्टमर। ठीक है, अगर ट्रस्ट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी करप्शन वगैरह है, जो भी फेक प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं उनको पकड़ो यार, उसको ठीक करो। उसके बाद यहाँ पर देखो फसाई जैविक भारत लोगो, इस वाले लोगो का इस्तेमाल करके, मतलब ये एक बेसिकली लोगो है जो ऊपर दोनों सर्टिफिकेशन स्कीम था ना, वो दोनों यही वाला लोगो देता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग स्कीम है, लेकिन ये वाला लोगो उसमें डालता है कोई प्रोडक्ट में, एक ही लोगो है पूरा भारत के लिए। तो ये वाला लोगो को हम लोग यूज करके कस्टमर समझ सकता है कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है और ये ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया ये टॉपिक। तो ये टॉपिक हमारे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको करेंगे अच्छे से। क्वेश्चंस करूंगा मैं, अगले महीना डाल दूंगा क्वेश्चंस, इस महीना 2-3 दिन लगेगा मुझे, मैं वाला क्वेश्चन को कंपाइल करके मैं डाल दूंगा अपने चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और इसका पीडीएफ वहाँ भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।